हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 5 का। अभी अब आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सिलेबस के वीडियो में मिल जाएगा। हम लोग सिलेबस का पूरा पैटर्न बता दिए थे कि एग्जाम कैसे होगा, और आज हम लोग उसका सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बीकॉम सेमेस्टर 5 जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, और अभी जो ये सिलेबस है वो ऐसे सेशन के लिए है जो कि कौन है, ये सिलेबस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 2023 से 27 सेशन वाले के लिए, ठीक है। वैसे 24-28 के लिए भी यही सिलेबस रहेगा, 24-28 के लिए भी यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 25-29 है उसके लिए सिलेबस नहीं है। तो 24-28 और 23-27 के लिए, तो अभी हम 23-27 के लिए डिस्कस करें। यहाँ पे आपको हम बताए थे कि 100 मार्क्स की मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 25 नंबर का क्या है, इंटरनल, 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट एग्जाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं SIE, ठीक है, सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन। और वो एक होता है इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ESE, 75 नंबर। तो 75 नंबर ये और 25 नंबर ये, टोटल मेरा कितना हो गया, 100 मार्क्स। और आपको मालूम है एक क्रेडिट 4 क्रेडिट का होता है, एक क्रेडिट 25 नंबर का होता है, तो 25 इंटू 4 करेंगे 100 नंबर आ जाएगा ना। तो ये है। अब हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना क्या है। तो ये प्योर न्यूमेरिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल इसमें बहुत भरा पड़ा है। इसमें आपको इसको बोल सकते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बो है। ये जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का क्या है, कॉम्बो है। तो इसमें हम लोग को थ्योरी भी मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसके सिलेबस को डिस्कस करें। सबसे पहले ये देखिए कि एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पढ़ने का, क्यों पढ़ाया जा रही है सिलेबस में आपको डाल के। तो यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी लिखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है, ये बुक जो है बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बोल रहा है कि द कोर्स एम्स टू फैमिलराइज द लर्नर्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बोलता है इसका पर्पस है कि जो लर्नर है, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा नॉलेज हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान हो। क्या क्या कंटेंट पढ़ना है, पहले ये बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। बहुत अच्छा चीज़ है, लाइफ में हमेशा काम देने वाला चीज़ है ये पेपर। आप बताइए क्या है, फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल का मतलब बेसिक। तो किसका बेसिक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये अलग ही दुनिया है, ये अलग दुनिया है, एक अलग दुनिया है जिसमें घुसना है। उसमें से खाली बेसिक अभी आपको पढ़ा रहा है, फंडामेंटल चीज़ पढ़ा रहा है। फाइनेंस का मतलब था मनी, और मैनेजमेंट का मतलब था डिसीजन मेकिंग। पहले दिन से आपको बता रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो अगर डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस हो, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस हो, फिर से ध्यान रखना, डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस हो तो वो कहलाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, या बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाओं से संबंधित निर्णय लेना वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो भाई ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे क्या, तो पैसे से संबंधित डिसीजन मेकिंग आपके घर में भी होता है। आपके यहाँ पे पैसा आता है तो पैसा सबसे पहले देखा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है। तो भैया सैलरी से, अगर पापा सैलरी होल्डर है, तो बिजनेसमैन है तो प्रॉफिट से आ रहा है। तो कहाँ से पैसा आएगा और उस पैसे को हम कहाँ लगाएंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सके, और इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पूरा बैंकिंग सिस्टम किस पर टिका हुआ बताइए, बैंक का मेन काम क्या है, बैंक यही तो करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपसे पैसा बैंक लेता है और वही पैसे को बैंक कहीं लगाता है, फिर वहां से कमाता है, आपको भी रिटर्न करता है, आप भी खुश, बैंक भी खुश, सब खुश। तो बैंक का मेन काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसका मतलब बैंक के पास एक MBA फाइनेंस चाहिए। एक नहीं, हजारों MBA फाइनेंस वाले लोग रहते हैं जो MBA फाइनेंस में करके जाते हैं। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, ये भी तो कर रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितनी दुनिया की पैसे वाली कंपनी है, जो बिजनेस पैसे का करता है, वो सब एक ही काम कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ तक कि आपके घर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा, कहाँ कितना लगेगा। ऐसा ना हो कि आया और खर्च ज़्यादा कर दिए, नहीं, हमको मैनेज करना पड़ेगा पैसे को। मान लीजिए कि अभी हम लोग अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी व्यक्ति को शादी करना है अपनी बेटी का, 30 लाख रुपये उनके पास है, 30 लाख रुपए का बजट है, 30 लाख रुपए उनके पास है। अब उनको 30 लाख में ही सारा काम कर देना। अब अगर इसको एलोकेट सही से नहीं करेंगे, एलोकेशन सही से नहीं करेंगे, आवंटन सही से नहीं करेंगे, तो पैसा घट जाता है। पता चला डेकोरेशन पे ज़्यादा चला गया, तो नहीं, सबसे पहले मैनेज करो। इसी को बोलते हैं, यहीं पे हमको जरूरत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इसमें हम पैसे को मैनेज करेंगे, कितना पैसा वहाँ पे बोल देते हैं, लड़की का बाप बोल देता है भैया डेकोरेशन वाले को, भैया 3 लाख रुपए से ज़्यादा हम डेकोरेशन पे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्लान है उसमें से डेकोरेशन पे कितना खर्च है, 3 लाख बस। अब तुम 3 लाख में जितना अच्छा डेकोरेशन कर सकते हो कर दो, हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, हम खाने पर इतना खर्च करेंगे, इस पर इतना खर्च करेंगे, यानी पूरा प्लान वे में अगर चलेगा तो 30 लाख में सारा काम हो जाएगा।
अगर प्लान वे नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो 30 लाख में पैसा घट जाता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि क्या डिसीजन लेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। बताइए, बैंक में आप फाइनेंशियल मैनेजर हैं, आपको बैंक बोला 1,000 करोड़ लगाना है, कहाँ लगाएंगे बताओ, कौन सा शेयर में लगाएंगे? इतना आसान तो नहीं बोल देना, अब तुक्का तो नहीं मार देंगे कि 1,000 करोड़ का बात है, जान निकाल देगा अगर गलत जगह लगवा दिए तो, क्योंकि सब डूब जाएगा बैंक का। तो इसलिए इतना आसान नहीं है, किसी को पैसे से संबंधित सलाह देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि डूबा ना तो टेटुआ दबा देगा, छोड़ेगा नहीं। अब ऐसे में आप अगर उसको बता रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लगाओ, उसको कमा के दिखाना होगा, वहां से पैसा उसको कमाना होगा, तभी आपको वो प्रॉफिट देने वाला है। तो यही है फाइनेंशियल मैनेजर का काम। खतरों का खिलाड़ी भैया, इतना रिस्क लेता है मत बोलो। तो रिस्क लेने से पहले आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप जाके फाइनेंस से संबंधित डिसीजन ले सकते हैं। अब उसके अंदर देखिए कौन कौन सा टेक्निक पढ़ना है, अब आपको समझ में आएगा कि हम लोग को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पढ़ना, फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जैसे नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है, बस ये बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या है, क्या फाइनेंस मैनेजर का फंक्शन है, उसकी ड्यूटी क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रिस्क रिटर्न एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, इमर्जिंग डिसीजन इन फाइनेंसिंग एरिया, क्रिप्टो करेंसी अभी बहुत फेमस है, आप सुने हैं, क्रिप्टो करेंसी बहुत फेमस है अभी के समय में। उसके बाद ब्लॉकचेन बहुत फेमस है, ये सब क्या होता है, कैसे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएंगे। अभी अगर 2 साल पहले देखे तो पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चल रही थी, उसका नाम था क्रिप्टो करेंसी, और इतना तेजी से उसका मतलब अमाउंट बढ़ रहा था और रेट बढ़ रहा था कि हर आदमी क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने के लिए तैयार था। तो है ये क्या क्रिप्टो करेंसी, कैसे लगाएंगे, कैसे इसका वैल्यूएशन करेंगे पूरी दुनिया में, यानी जितने शेयर मार्केट में काम हो रहे हैं सब आपको पढ़ना है, बस खाली टच करके निकल जाना है, डेप्थ में नहीं जाना है, डेप्थ में आगे पढ़ेंगे बड़ो। दूसरा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग का मतलब है एक कंपनी जब अपना पैसा लगाती है तो उसका बजटिंग कैसे करेंगे। कहाँ पहुंच गया, चलिए, कैपिटल बजटिंग डिसीजन हम लोगों को पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग का मतलब है कि आप अपना पैसा लगा रहे हैं तो उससे रिलेटेड बजट कैसे बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े डिसीजन थे। ये 3 डिसीजन हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे निकालेंगे, पूंजी का लागत क्या है। क्या पूंजी का लागत होता है? जी हाँ, आप कहीं से भी पूंजी उठाते हैं उसके बदले में आपको 2 चीज़ देना पड़ता है, कोई फ्री में पैसा नहीं देता है, या तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, या तो उसके बदले में डिविडेंड देना पड़ता है। तो जहाँ से भी पैसा लाते हैं उसके बदले में हमको डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कॉस्ट कहलाता है, लागत कहलाता है। हम 1 लाख रुपए उठाएंगे, उसके बदले में 5,000 रुपये ब्याज देना पड़ा, तो 5,000 लागत है, कॉस्ट है किसका, 1 लाख रुपये का। 1 लाख उठाने के बदले में हमको कितना देना पड़ रहा है, 5,000, तो 5,000 हमारा क्या है, कॉस्ट है। कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हर चीज़ को हम लोगों को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर निकालना है। कहाँ मच्छर बैठा हुआ है जी, अच्छा पीडीएफ फॉर्म में आ गया है, 1 मिनट रुको बाबू लोग। हम्म, चलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग को देखना है, यहाँ पे ये समझ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद पढ़ना है मैनेजिंग प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को कैसे मैनेज करता है, यानी प्रॉफिट से रिलेटेड क्या क्या डिसीजन लेते हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन है। अप्रोच है, देखिए यहाँ मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, गॉर्डन अप्रोच है, वाल्टर अप्रोच है। ये सब डिविडेंड के तरीके अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, जब हम घुसेंगे अंदर तब समझ में आएगा। लास्ट यूनिट पढ़ना है वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। हम वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड किसी का डिसीजन कैसे लेता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आज के समय में है WCR या WCD बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। बहुत टफ डिसीजन है, कोई बिजनेस बर्बाद होता है इसी के कारण। अगर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल डिसीजन नहीं लिया जाता है तो कोई बिजनेस इसी के कारण बर्बाद होता है। तो किसी बिजनेस के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण है वर्किंग कैपिटल। आज आप बहुत लोग सोच रहे हैं किंग फिशर डूब गया, या कभी कभी देखते होंगे कि कोई आदमी 10 बस खरीदा है लेकिन बोलता है बर्बाद हो गए। बर्बाद कैसे हो गए भैया?
क्या बस में भाड़ा कम ले रहे थे रांची जाने का? सब आदमी 200 लेता तो आपका 150 ले रहे थे? बोलो ना, सब 200 लेते हम भी 200 ले रहे थे, तो बर्बाद कैसे हुए होंगे? इस आदमी के पास फिक्स दो तरह का कैपिटल होता है। इसके पास फिक्स कैपिटल है, बस तो खड़ा है इसके घर के बाहर, तो फिक्स कैपिटल है कि नहीं? क्या नहीं है जिसके कारण फिक्स कैपिटल पूरा लगा के रखा है, 10 बस को खरीद के रखा हुआ है, क्या नहीं है जो इसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है? वर्किंग कैपिटल। बोलता है कि भैया हम गाड़ी तो निकाल देते हैं, यहाँ से रांची लेके चल जाते हैं, रांची जाने आने में हमारा कम से कम 5,000 रुपये का खर्चा है, तेल जलेगा, टोल टैक्स है, ड्राइवर का खर्चा, कंडक्टर का खर्चा, और भाड़ा मेरा आता है 4,000, 1,000 रुपये घर से नुकसान है। तो घर से रोज नुकसान कर करके गाड़ी नहीं ना चलाएंगे, 10 दिन बर्दाश्त करेंगे, किस्मत खराब है, लेकिन हमेशा लॉस में जा रहे हैं तो हम कैसे चला दें? इसका मतलब गाड़ी खड़ा क्यों कर दिया? क्यों? उसके पास फिक्स कैपिटल का कमी था? नहीं, वो तो लगा चुका है बस में। किस चीज़ का कमी है? वर्किंग कैपिटल, यानी जो कैपिटल वर्क कर रहा है वो उसके पास नहीं आ पा रहा है। बोलता है कम से कम, वो बोल रहा है कि हमको चवन्नी ने बचे, लेकिन कम से कम गाड़ी उतना कमा के दे दे जितना हमारा वर्किंग कैपिटल है, जितना हमारा खर्च है, अगर उतना कमा के देगा तो हम 2 साल तक गाड़ी चला सकते हैं, 1 को रुपया नहीं बचे कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमारा घर से नुकसान हो रहा है तो हम घर से नुकसान करके और कितना दिन बिजनेस चला लेंगे? इसका मतलब है कोई बिजनेस डूबने का सबसे मेन रीजन क्या है? वर्किंग कैपिटल। क्या मेन रीजन है? वर्किंग कैपिटल, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। जिसके पास कार्यशील पूंजी की कमी रहेगी वो बिजनेस डूबेगा। तो ये बड़े मज़ेदार टॉपिक है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये, और ये बुक है, बहुत मज़ा लगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने में। तो ये ओवरऑल सिलेबस इसका था। अब हम लोग इसका क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप जल्द ही ज्वाइन करें हमारे क्लासेस में और उसका फ़ायदा उठाएं। क्लास में ज्वाइन करने के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।